ताकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको, यस सर। ताकि आप लोगों का जो रिवीजन है वो आप बाद में देख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज़ कंटेंट इन। ठीक, तो यानी कब से इसकी शुरुआत हुई है। तो जो कंटेंट का मतलब होता है किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई है। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया, जितने भी लॉ है हमारे यहाँ 5 लॉ हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआई एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और बाकी कुछ एक्ट और है, मगर उसमें ईयर नहीं पूछा जाता है। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआई एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर पता होना चाहिए। तो एनआई एक्ट जो था 1882, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब है 1872। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1, ये जो डेट है वो आपको याद रखनी है इसकी। अच्छा, कोई बताएगा 1932 में कौन सा लॉ पास हुआ था, कौन सा एक्ट है अपने में 1932 में? कोई बताना चाहेगा 1932 में कौन सा एक्ट लागू हुआ है अपने कोर्स में? कौन सा एक्ट है जो 1932 से शुरू हुआ है? कौन बताएगा? एनीवन? देखो, पार्टिसिपेशन नहीं करोगे क्लास में तो कोई मतलब नहीं ऑनलाइन क्लास का। मैं सिर्फ बोलता रहूँगा, तुम सुन लोगे, बात खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट जो बच्चे सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है तो वो बोले। बताइए 1932 में कौन सा एक्ट शुरू हुआ था? बताओ भाई। अरे बोलोगे? अगर आंसर नहीं देना है तो टाइप करके भी भेज सकते हो। गुड मॉर्निंग कर रहे हो सब लोग, तो आंसर भी तो लिख के भेज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हुआ था। कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अच्छा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब शुरू हुआ था? 1930 में सर। ओके, चलो सही है। चलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज के साथ बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। तो बेटा हम फैन बंद कर देते हैं। अभी आ रही क्लियर? सर वैसे ही आवाज आ रही है, अभी भी वैसे अब। बेटा देखो, किसी किसी का नेट वीक होगा तुम लोगों में से, तो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। आ रही है अब क्लियर? यस यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू, यानी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे स्टेट में, यानी पूरा जो देश है नेशनल इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, हर एक्ट लागू होता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर छोड़ करके। बट इसमें ये आपका जो है एक सेक्शन है कि देखो, पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग स्टेट नहीं मानते थे। ठीक है, सबको पता होगा 370 के कारण जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था। बट अब 370 एक्ट हटा लिया गया है, तो अब सारे एक्ट जो इंडिया पे लागू होते हैं प्रॉपर, वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ ए वाला, ये गलत है, क्योंकि अब सही ऑप्शन होगा बी वाला, क्योंकि ये एमसीक्यू जो है पुराना बना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी इस पर इंक्लूड किया जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। मतलब इसमें डेट भी पूछा है और ईयर भी पूछा। ईयर हम लोगों को याद है, ईयर हम लोगों का क्या है 1872। 1872 हम लोगों का ईयर है। तो ईयर के पहले हम लोगों को डेट भी याद रखनी है, दैट इज़ 1 सितंबर 1872, यानी इसी डेट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ है। ठीक है, मतलब शुरू हुआ है। ठीक, तो डेट और ईयर 1872 1 सितंबर। जनरली एमसीक्यूज़ जो आएंगे आप लोगों के, एक आध इन सब जो क्वेश्चंस पे ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना। ठीक है, भूलने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें केवल एक सेंटेंस की मीनिंग पूछी गई है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही आए हैं आपके एग्जाम में, तो ज़्यादा इसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है
ऑफ़र क्या होता है, व्हाट इज़ एन ऑफ़र। ठीक, तो ऑफ़र की डेफिनेशन पूछी गई है बेसिकली इसमें। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के आएंगे उसमें हमें क्वेश्चन से ज़्यादा जो ऑप्शन है उसकी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात क्वेश्चन का मतलब समझो। जैसे इसमें पूछा है कि एन ऑफर इज़, यानी डेफिनेशन पूछी जा रही है। ओके, ऑफर की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो ऑफर की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप पढ़ोगे। आज सजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ सुझाव ही ऑफ़र कहलाता है। ठीक, जो कि गलत है। ऑफ़र ये इस चीज़ में तो आता नहीं है। तीसरा को ऑप्शन पढ़िए, कम्युनिकेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब अपनी इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना। तो ये भी गलत है, इच्छाएं नहीं प्रकट होती हैं। एंड इंटेंशन ऑफ अ पर्सन, इंटेंशन मतलब उसकी अंदरूनी इच्छाएं क्या है वो दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन भी गलत है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि देखो सेकंड ऑप्शन सही है पर इसका मीनिंग समझना भी ज़रूरी है। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय ए पर्सन टू अनदर टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर, मतलब अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना। पर क्यों प्रकट करना? ताकि हम दूसरे व्यक्ति से कुछ प्राप्त कर सकें। भाई ऑफ़र आप किसी को देते हैं तो ऑफ़र के बदले में भी आपको कुछ चाहिए। ठीक, जैसे आप किसी को अगर 10 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं तो आप ऐसे तो ऑफ़र करेंगे नहीं, उसके बदले में आपको कुछ चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर कि चैरिटी में हम ऑफ़र कर देते हैं। मान लीजिए आपने पैसा चैरिटी में ऑफ़र कर दिया तो उसके बदले में तो हमें कुछ नहीं मिलता है। उसके भी कुछ लॉज होते हैं जो लोग चैरिटी वगैरह देते हैं, इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। उसके भी कई सारे लॉ हैं, कई सारे नियम हैं कि क्यों लोग चैरिटी में पैसा इतना दान करते हैं, क्या रीज़न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखिए, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ। अब आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, ऑफ़र और प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफ़र एक्सेप्टेंस क्या बनता है, कौन बताएगा? व्हाट इज़ एन ऑफ़र एक्सेप्टेंस? ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट। अच्छा, अगर प्रपोज़ल जो होता है, जैसे ऑफ़र को ही हम लोग याद करते हैं कि भाई ऑफ़र एक्सेप्टेंस जो है एग्रीमेंट बनाता है, तो आपको याद होगा मैंने बताया है कि एग्रीमेंट के पहले भी प्रपोज़ल्स होता है। जैसे ऑफ़र को ही हम प्रपोज़ल कहते हैं। भाई आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, यानी आप किसी के सामने कोई प्रपोज़ल रख रहे हो। प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट होगा तो वो क्या बन जाता है? अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता नहीं है, मैंने पहले बताया, कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनता है। ऑफ़र तो ऑफ़र ही है, ऑफ़र कोई प्रपोज़ल बोला जाता है। एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो सही आंसर है प्रॉमिस। ठीक है, एग्रीमेंट्स जो होते हैं हमारे वो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉमिस का ही रूप होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान से देखेंगे, क्रॉस ऑफर्स बाय 2 पार्टीज टू ईच अदर, मतलब अब यहाँ पे हम लोगों से क्रॉस ऑफ़र के बारे में पूछा गया है कि क्रॉस ऑफ़र अगर 2 पार्टीज देती हैं एक दूसरे को तो उसका मतलब क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है, हम लोगों को जो ऑफ़र के टाइप्स थे, ऑफ़र के टाइप्स की डेफिनेशन बता दी है। अच्छा, कोई बताएगा कितने टाइप्स के ऑफ़र होते हैं? सर 6 टाइप के। नाम बताइए। तो वो तो देख के बताना पड़ेगा, क्यों? याद नहीं है, देख के बताएं। ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, भूल गए? याद आया कुछ? और क्या? यस सर, सब बता रहे शोर आ रहा है। यस। बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसमें पूछा गया क्रॉस ऑफ़र क्या होता है, तो क्रॉस ऑफ़र होता है डू नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफ़र बाय द अदर। द क्रॉस ऑफ़र में क्या होता है, आप दूसरे को ऑफ़र करेंगे, दूसरा आपको ऑफ़र कुछ कर देगा, मतलब वहाँ पर क्रॉस ऑफ़र हो जाता है। हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, वो बदले में हमें ऑफ़र करता है, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस जो नहीं होती। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पर एक दूसरे का ऑफ़र ही एक्सेप्ट
करना, जो एक दूसरे का होता है। यानी क्रॉस मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी जो कट का निशान होता है ना वहाँ पे, इस तरीके ऐसा होता है। मतलब ए जो है अगर बी को कुछ ऑफ़र कर रहा है तो वहीं पर बी भी जो है ए को कुछ ऑफ़र कर देगा, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा हम देखेंगे, तो एक दूसरे को दैट इज एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन, ठीक। आवाज़ बंद कर लो, थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करिए आप लोग। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मिस है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे दिया है मैंने प्रपोजल एक्सेप्टेड, तो ये पहले हम लोग कर चुके हैं, वो प्रॉमिस होता है, ठीक है। अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड इज कॉल्ड। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ मैंने पहले बताई है, एक होता है प्रॉमिसी, एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है ऑफरी। ऑफरी मतलब क्या होता है, ए पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, मतलब जिसके लिए प्रपोजल बनाया जाए, यानी वो व्यक्ति जो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, यानी जो एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफरी, ठीक है। उसको ऑफरी बोला जाता है ये, यानी वो व्यक्ति जो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो होगा ऑफरी। अब इसमें आओ देखो, अ प्रॉमिस इज, प्रॉमिस क्या है, एन एक्सेप्टेड ऑफर। तो डेफिनेशन याद रखना, जैसे हम लोगों ने याद रखा है ना कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉमिस बनाता है, प्रॉमिस से ही एग्रीमेंट्स तैयार होते हैं, ठीक। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने उस दिन कर लिया था क्लास में, बट हम लोग थोड़ा सा अब आगे आज करेंगे। तो अब ये यूनिट सेकंड का आप देख रहे होंगे, यूनिट सेकंड बेसिकली नहीं है, ये है उसी का यूनिट 1 का ही। अब आपको याद होगा हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ा था, सबने याद होगा सबको, एक आपका 3rd या 4th पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है वो इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। अब पहले चारों देखो ऑप्शंस पढ़ लो, ठीक है, पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लो, उसके बाद हम लोग किसी रिजल्ट्स पे जाएंगे, ठीक। तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है, डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग वॉलेंट्री, डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग विच ही प्रॉमिसी इज ऑलरेडी अंडर अ ड्यूटी टू डू, और ऑल ऑफ द अबव। अब डूइंग का मतलब तो सबको पता है कि क्या होता है, कोई बताएगा? अब्सटेन का मतलब क्या होता है? अब्सटेनिंग का मतलब होता है कोई कार्य करने से बचना। अब देखो यहाँ पे 2 बातें लिखी हैं, करना यानी डूइंग, और कोई कार्य करने से बचना, अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। मतलब जो व्यक्ति जिसके साथ आप प्रॉमिस एग्रीमेंट में आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, वो जो बातें बोलेगा करने को और जो बातें नहीं बोलेगा करने को, अगर आप उसकी इच्छा पर खरे उतरते हैं, यानी आप उसकी सारी बातें मानते हैं। जैसे मान लो 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हें ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना, यानी डूइंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी करना भी है और अब्सटेन करना यानी बचना भी है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है आपको ये काम हमारे साथ करना है और ये काम नहीं भी करना है। तो ये डिज़ायर होती है, डिज़ायर मतलब सामने वाले की इच्छा होती है, जो प्रॉमिस जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं उसकी इच्छा के अनुसार होता है, ये डिज़ायर के अनुसार होता है। तो इस पॉइंट को ही बोला जाता है कंसिडरेशन, यानी सामने वाले का सम्मान करते हुए, कंसिडरेशन का मतलब है सामने वाले को देखकर चलना, मतलब सामने वाले को जो पसंद है वो करेंगे, जो नहीं पसंद है वो नहीं करेंगे, इसी को कंसिडरेशन बोला जाता है। तो सामने वाले को कंसीडर करना, ठीक है, तो कंसिडरेशन यही होता है। तो कंसिडरेशन की देखो यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन दी हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि कार्य करना और नहीं करना किसके हिसाब से, जो प्रॉमिसर होता है उसके डिज़ायर के हिसाब से, यानी उसकी इच्छा के अनुसार से, जो व्यक्ति जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे उसकी इच्छा के अनुसार। कंसिडरेशन इज़ समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है कि किसी चीज़ के बदले में कुछ करना। अब जैसे आप जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एग्रीमेंट में आते हैं,
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रोमिसी और प्रोमिसर दो लोग होते हैं। अब हम लोगों ने प्रोमिसी की डेफिनेशन पढ़ ली। प्रोमिसी कौन है? जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया। प्रोमिसर कौन है? जिसने ऑफ़र बनाया। तो दोनों ही लोग एक दूसरे के बदले कुछ ना कुछ करते हैं, उसी शब्द को कंसिडरेशन बोला जाता है। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आप अपने डिज़ायर्स रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, और सामने वाला भी अपनी इच्छाएं रखता है या अपनी नीड्स बताता है। तो जब दोनों लोग एक दूसरे की नीड्स, डिज़ायर या वैल्यू को देखते हुए एग्री करते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, यानी अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड है। वॉइड का मतलब है खाली, नल, ज़ीरो, मतलब वो मान्य नहीं होगा। देखो इलीगल और वॉइड में फ़र्क है। ठीक है, वॉइड का मतलब समझो ज़ीरो, इलीगल का मतलब गैर कानूनी। अब गैर कानूनी एग्रीमेंट अलग चीज़ होते हैं और वॉइड मतलब ज़ीरो होते हैं। वॉइड का मतलब उसे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, हम लोग उस पर पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अब तुमको याद होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट में ही मैंने बताया था कि व्यक्ति जो है वो कभी कि उसके ऊपर कोई केस वगैरह ना चला हो पहले। ठीक है, या फिर वो एनिमी कंट्री का नहीं हो। एनिमी कंट्री का मतलब, एलियन का मतलब यहाँ पे दूसरे ग्रह से आया वो व्यक्ति नहीं है। एलियन का मतलब यहाँ पे होता है जो एनिमी कंट्री के लोग होते हैं। ठीक है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होगा? जो मेंटली कमज़ोर है, मेंटल मतलब मानसिक तौर पर वो कमज़ोर है। तो एलियन जो होता है, यानी एलियन यहाँ मतलब परग्रही नहीं है, एलियन यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं जो एनिमी कंट्री के लोग हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारा वॉर हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है वो। तो इसमें बाकी 3 ऑप्शन क्या है? इडियट, लुनैटिक्स और ड्रंकन पर्सन। ये लोग अनसाउंड माइंड के होते हैं। मतलब अगर किसी ने शराब के नशे में कोई एग्रीमेंट साइन किया है या नशे में, किसी भी प्रकार के नशे में एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो अनसाउंड माइंड के कैटेगरी में आता है। ठीक। अगर आप 6th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? माइनर्स एग्रीमेंट इज। माइनर मतलब अगर आप किसी नाबालिग व्यक्ति से एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, अगर उसमें कोई उसका कोई मेजॉरिटी नहीं है, मतलब अगर वो किसी 18 वर्ष के ऊपर की देख रेख में नहीं किया गया है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड की कैटेगरी में आते हैं, ज़ीरो कैटेगरी में आते हैं। ठीक, मतलब उसमें कोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन। अब जैसे देखो, तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं टीवी वगैरह पे, जैसे डांस इंडिया डांस हो गया या बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें वॉइड मतलब सॉरी माइनर का जो एग्रीमेंट होता है, मतलब जो बच्चों के साथ एग्रीमेंट किया जाता है, वो बच्चे उसमें केवल एक पॉइंट होते हैं, जबकि जो सिग्नेचर होता होगा वो उनके माता पिता या फिर उनके किसी गार्जियन का होता होगा जो उनको लेके जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो एग्रीमेंट उनके साथ होता है, बच्चों के साथ नहीं होता है। अगर केवल बच्चों के सिग्नेचर लेंगे जो 18 वर्ष से कम है, तो वो शुरू से ही ज़ीरो में आएगा, मतलब वॉइड कैटेगरी में आएगा, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। उसमें कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो आप उसके खिलाफ अगर आपने गलती से कभी किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया और उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब वो ज़ीरो कैटेगरी में आता है, इसलिए आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंसेंट मीन्स पार्टीज एग्रीइंग ऑन। अब याद करो, उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स में आप लोगों ने टोटल 9 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, तो वहाँ पर कंसेंट एक टर्म आया था। जैसे अभी हम लोगों ने कंसिडरेशन सीखा, याद होगा सबको। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन था एक टर्म। उसके बाद हम लोगों ने अनसाउंड माइंड भी पढ़ा था उसमें। ठीक, उसमें मैंने ये भी बताया था 3 लोगों के साथ हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, ठीक, या फिर वो बिलोंग करता है किसी एलियन कंट्रीज़ को, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ हमारी वॉर हो चुकी है। ठीक, तो इसमें एक टर्म और आया था जो था कंसेंट। अब याद करो, 2 टर्म, एक कंसिडरेशन था और एक कंसेंट भी था। ठीक है, तो कंसेंट में आप लोग देखोगे तो कंसेंट क्या होता है, इसमें पूछा गया। कंसेंट मीन्स पार्टीज एग्रीइंग ऑन, मतलब कंसेंट का मतलब होता है कि पार्टी एग्री कर रही किस चीज़ पे, द समथिंग इन द सेम सेंस, मतलब ऐसी बातों पर एग्री कर रही है जो कि दोनों के लिए सेम सेंस रखती है। जैसे अब किसी ने कह दिया कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगता है,
तो अगर तुमने भी मान लिया कि हाँ सूरज तो पश्चिम से उगता है, तो वो हो गया आप उसकी बात पे एग्री कर रहे हो, यानी कि आप उसकी बात पे कंसेंट कर रहे हो, जो एग्री करना होता है। अब हालांकि ऐसा टर्म्स नहीं होते हैं, मगर अगर आप किसी की बात पर एग्री कर रहे हो तो उसी को हम लोग उसकी भाषा में कहते हैं कंसेंट। मगर देखो कंसिडरेशन और कंसेंट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब समथिंग इन रिटर्न मतलब वो भी कुछ कर रहा है, आप भी कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर कंसेंट का मतलब हो गया कि आप दोनों लोग एक कोई टर्म है जिसके सेम सेंस पे एग्री कर, सेम सेंस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ब्रॉड पॉइंट है सेम सेंस जो है, ठीक, मगर इस पर एग्री करना अलग चीज़। अब यहाँ देखो एक टर्म है फ्री कंसेंट मीन्स। अब कंसेंट का मतलब तो समझ गए कि दोनों पार्टीज़ किसी सेम सेंस पे एग्री कर रही हैं। तो फ्री कंसेंट क्या होगा? तो फ्री कंसेंट का मतलब हम यहाँ देखें पार्टी एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये तो कंसेंट का ही मतलब है। पार्टी एग्री टू डू समथिंग, ठीक है, तो ये भी एक अलग चीज़ हो गया। पार्टीज विलफुली एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब यहाँ पर आइदर ए और आइदर और बी, तो पार्टीज विल फुल्ली एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक, जो सही ऑप्शन है। तो फ्री कंसेंट का ही डिफिनेशन ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात हमेशा रखो। हमें जो याद रखना है वो फ्री कंसेंट वाला टर्म याद रखना, ठीक, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसको और MCQ याद रखने का देखो तरीका ये है कि जैसे आपने लिखा कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन की एक शॉर्टकट डेफिनेशन लिख लीजिए और उसको हिंदी में आप याद कर लीजिए, ठीक, हिंदी में याद रख लीजिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं आता है, फिर भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके टोटल नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस जो हैं इसके, और ऊपर के 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक। रेस्ट अभी हम लोग इसमें देखो जैसे यूनिट 3 है वो पार्ट सेकंड का ही है। अब यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से दिया, ये हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे MCQ। बाकी मैं ये सारे MCQs भेज दूँगा, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। और कल जो मैंने मैनेजमेंट के MCQ भेजे हैं, जितने भी बच्चे अभी क्लास में हैं, लगभग 22 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि 21 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ सबकी। तो सारे बच्चे मुझे मैनेजमेंट का जो मैंने टर्म भेजा है वो मुझे सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे और मुझे चाहिए। और ये कोई नहीं करेगा कि नहीं सर ये मेरे से नहीं हुआ या ये हम नहीं जानते थे, हमें पता नहीं चला। ग्रुप पे आ रहा है सब कुछ। इस जितने भी बच्चों के पास एक्सेसिबल इंटरनेट या मोबाइल है वो सारा क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व करेंगे। कॉलेज आज नहीं तो कल खुलेगा ही, जब भी खुलेगा तो ये आपको करना। और अगर देखो नहीं करोगे, यही MCQs एग्ज़ाम में आएंगे, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो अपने पैर को कुल्हाड़ी मारो, ठीक है। लिख करके याद करो। MCQ ही याद करना मैंने पहले बताया था, थ्योरी छोड़ दो, थ्योरी हो चुकी है। MCQs पे फोकस करो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है यू कैन कॉल, व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछो, पूरा प्रोसेस है, ठीक है। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ क्योंकि 5 ही मिनट है। उसके बाद मैं मटेरियल सेंड कर रहा हूँ, सभी लोग मटेरियल इसको लिख लेंगे और प्रॉपर जितने लोग भी लिखेंगे मुझे व्हाट्सएप पे अपना पूरा मटेरियल सेंड भी करेंगे, ठीक। कोई पीछे नहीं रहेगा कि नहीं सर अभी नहीं कर पाया है, सभी लोग करके भेजेंगे, ठीक है ना प्रीति? यस सर। हाँ चलो ठीक है सर कर लिया था कल का जी। सर, कल का वर्क कर लिया था, आपने सेंड किया था। बिल्कुल, जितने लोग भी कर ले रहे हैं वो करके पूरा मुझे भेजेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। यस सर। कोई भी देखो ये नहीं कि क्लास नहीं चल रही, कॉलेज नहीं खुला है, अगर इसमें भी काम चोरी करोगे तो तुम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ MCQs पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि MCQ ईजी भी है, तुम लोग पढ़ चुके हो, ये एक तरीके का रिवीजन है तुम्हारे लिए, यही टाइम है तैयार करने का, ठीक है। जी सर। थैंक यू, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।